हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आमिल और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बेटे इसके नाम को सबसे पहले अगर हम लोग समझें तो देखिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी फंडामेंटल बातें करेंगे जो कि आपके लिए क्या करेंगी, केमिस्ट्री का बेस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। आप लोगों ने क्लास 9 क्लास 10 उससे भी पहले से आप साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पास क्या होता है बेटा, साइंस के अंदर फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री है। तो क्या आप में से बच्चे की कोई भी बच्चे केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानते हैं, केमिस्ट्री कहते किसको हैं? ठीक है, तो बच्चों चलिए आज मैं बताता हूं आपको केमिस्ट्री कहते किसको हैं। देखिए जरा ध्यान से, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है बेटा, इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझे, केमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन, मतलब कि भाई किन किन चीजों से मिलकर बना होता है कौन, हमारा मैटर। मैटर जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, अच्छे तरीके से सुनिएगा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं किससे, मैटर की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई इट इज द साइंस ऑफ, इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब कुछ बच्चे तो जानते होंगे लेकिन कुछ बच्चों को ये जो वर्ड है ना, ये परेशान कर रहा होगा कि भाई ये मैटर क्या है। केमिस्ट्री तो समझ में आई कि मैटर की स्टडी है, लेकिन मैटर क्या होता है। तो बच्चों, मैटर हम हर उस चीज को कह सकते हैं विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस दुनिया में जो भी चीज जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है, मास, खुद का कुछ वजन है, समझे, और वो जगह घेरती है, मतलब ऑक्यूपाई क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब उसके पास क्या है, वॉल्यूम है। क्या है बच्चों, वॉल्यूम है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज हमारा मैटर कहला सकती है। हम आसपास अपने बहुत सारी चीजें देखते हैं बेटा, जैसे कि ये बोर्ड, ये मार्कर, ये कैमरा, ठीक है, ये एयर, ओके, हमारे आसपास हम आप सारी चीजें जो हैं हम सब मैटर हैं, क्योंकि हम सभी का कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ हम जगह भी घेर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, ये मार्कर जो है बच्चों, ये मार्कर क्या है, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। अगर हम इसको वेट करें इसका, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर वजन निकलेगा, मास निकलेगा, और वो है, ये जो है कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक मैटर है। समझे, अब जो मैटर होते हैं बच्चों उसको तो हम अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया बच्चों, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैटर की स्टडी है। सिंपल शब्दों में क्या है, मैटर की स्टडी या साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब ये क्यों कहा हमने साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल बच्चों, क्योंकि जब हम मैटर की स्टडी करते हैं ना, तो उस मैटर को सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी मैटर की स्टडी करी जाती है तो सबसे बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से हम एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनके बिहेवियर की क्या है, साइंस है। आई बात समझ के नहीं आई? इस केमिस्ट्री में बच्चों आपको याद रखना है, केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमें केवल और केवल 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की बच्चों, तो हमारे जो सिलेबस रहेगा, हमारे सिलेबस के अंदर 11th और 12th के अंदर हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बेटा 3 ब्रांचेस आती हैं हमारी। कितनी ब्रांचेस आती हैं? 3 ब्रांचेस आती हैं। एक होगी बच्चों हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होगी बच्चों? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है बेटा हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री।
और एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारी की सारी केमिस्ट्री ही है, लेकिन सब के अंदर कुछ कुछ पोर्शन डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है, हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, इन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे वो रिएक्शंस करते हैं, कैसे हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, कैसे उसको समझा जाता है, समझे। और भी बहुत सारी चीजें हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है कि एक बॉन्ड कैसे बनता है, समझे, उनकी कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है ना। ये सारी जो है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद दूसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव। मेन फोकस हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर होता है, मतलब इसके अंदर हम लोग चीजों को मेजर करेंगे। अगर हमारी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में हमने कितना रिएक्टेंट डाला, उसका अमाउंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में तो बात करेंगे कि रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बना, लेकिन साथ ही साथ हमें इस पे भी फोकस करना है कि कितना अमाउंट हमने रिएक्टेंट का लिया, कितना हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे हम लोग करनी इसके अंदर सीखने लगेंगे। आई बात समझ के नहीं आई? ओके। दूसरी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म वर्ड सुन रखा होगा, उससे मिलता जुलता लगता है। तो आप बेटा बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पहले के समय में ये माना जाता था कि कुछ केमिस्ट्री, कुछ केमिकल कंपाउंड, कुछ केमिकल रिएक्शन केवल और केवल लिविंग्स में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? लिविंग्स में पाई जाती हैं। तो उन सारी रिएक्शन, उन सारे कंपाउंड को किसके अंदर रख दिया बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रख दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे, हमारे दो चैप्टर है क्लास 11th में, एक जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन। तो जीओसी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे एक फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा। ठीक है, तो उसके बाद से तो भाई क्या हुआ, मतलब पूरी झड़ी ही लग गई हमारी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हजारों लाखों तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लेबोरेटरी में आज के समय पे प्रिपेयर कर लिए गए हैं। तो कहने का क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में समझाता हूं मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ये माना जाता था कि केवल कहां पाई जाएगी? लिविंग्स में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? लिविंग्स में पाई जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ ये पता लगा कि केवल लिविंग्स में नहीं, ये हमारी आउटसाइड द लिविंग, मतलब कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी देखी जा सकती है, पाई जा सकती है। समझ में आई बात? याद रखनी है, डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर मेनली जो कंपाउंड आते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। हमने जानी केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन, केमिस्ट्री क्या होती है? मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये एटम्स और मॉलिक्यूल की साइंस होती है। इसकी 3 ब्रांच हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको हम वन बाय वन धीरे धीरे करके अपने सिलेबस के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि मैटर क्या होता है बच्चों? हर वो चीज जिसके पास मास होता है और जो जगह को घेरती है वो मैटर होती है। मैटर क्या होता है बेटा? आप अलग अलग फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल स्टेट, है ना, या इसको फेज या फिजिकल स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके आसपास कुछ चीजें सॉलिड होंगी, कुछ लिक्विड भी पाई जाती हैं, कुछ गैस भी होती हैं। जनरली हमको इन 3 के बारे में ही पढ़ना होता है। पहले भी हमने 9th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा था और अभी भी हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, समझे। हमारी और भी स्टेट्स होती हैं जैसे कि प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तो आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा अभी हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, है ना। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वो स्टेट है जब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, तो उस स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। उसी के जस्ट अपोजिट, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
BEC इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में या बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर मूव करते हैं, तो उस स्टेट को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। करिए जल्दी से, नोट करिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं फटाफट से। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे पहचाना जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, क्लास 9 में डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कैसे पहचान सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 2 प्रॉपर्टी लेंगे और उन 2 प्रॉपर्टी के द्वारा हम सॉलिड लिक्विड गैस में किस तरीके से डिफरेंस किया जा सकता है इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेट्स लिखी हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे हमारी मैटर की जो स्टेट है वो मैंने लिख दी है। अब इनके शेप और वॉल्यूम के हिसाब से इनको कैसे डिफरेंशिएट करा जा सकता है, कैसे इनको हम लोग अलग अलग समझ सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने आसपास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बच्चों आपको याद रखना है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। वो कैसा होता है बेटा, डेफिनेट शेप होता है। मतलब एक इनका जो शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, शेप बदलता नहीं है। समझे कि नहीं समझे, जो शेप है उनका कैसा रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। ज़्यादातर हमारे सॉलिड ऐसे ही होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ओके, इसके बाद अगर बात करें इनके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। कहने का क्या मतलब है, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं, दोनों ही डेफिनेट होते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर अभी मैंने आपको बताया, जो मार्कर है ये एक सॉलिड स्टेट में है। अब ये मार्कर जो है इसका शेप वॉल्यूम ये सब फिक्स है। अगर मैं आज की जगह इसको कल देखूंगा आके, तो इसका कल भी ऐसा ही मेरे को शेप देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए कि नहीं समझे? तो सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप और जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स रहता है। समझे? अब उसी के दूसरी बात अगर हम कर लें किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। किसके बारे में बात करें अगर, लिक्विड के बारे में, तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं। जैसे भी कंटेनर में आप इनको डालोगे वैसे ही इनका शेप हो जाएगा। आप मान लीजिए आप मार्केट से दूध की थैली लेकर आते हैं, ठीक है, अब जो दूध का पैकेट है वो जो होगा, अभी दूध जो है वो पैकेट की फॉर्म में है, आपने उसको पलटा किसके अंदर, आपके पतीले में, पतीले जैसा हो गया, ग्लास में डाला, ग्लास के जैसा हो गया। ठीक है, तो जैसा भी कंटेनर हमारा है वो उसका शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता। क्या इसका वॉल्यूम फिक्स होता है? तो जी हाँ, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आधे किलो का दूध का पैकेट जो है वो हमारे पतीले में डाल के 4 किलो हो जाएगा, नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। जितनी जगह वो पहले घेर रहा था उतनी जगह वो बाद में भी घेरेगा, बस कंटेनर बदलने से उसका शेप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? शेप बदल जाएगा। लेकिन सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का तो शेप फिक्स होता है, तो किसी भी कंटेनर में डालो वो अपने शेप जैसा है वैसा का वैसा ही रखते हैं। बात कर ले अगर हम लोग किसके बारे में, गैस के बारे में, तो बच्चों गैस ऐसी स्टेट है ना ही तो जिसका शेप फिक्स होता है और जिसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ना शेप फिक्स है और ना ही क्या शेप फिक्स है, वॉल्यूम। जैसे सिंपल से मान लो आपके पास जैसे धुआं कोई निकल रहा है, जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती हम जलाते हैं भाई, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, धुआं जनरेट होता है। जो धुआं बनता है क्या उसका कोई फिक्स शेप होता है? समझे कि नहीं समझे? कोई फिक्स शेप नहीं होता ना, तो वो क्या है आपका भाई, गैस स्टेट जो है उसका फिक्स शेप नहीं होता। वॉल्यूम क्या फिक्स होता है, आप उस धुएं को जितनी जगह दोगे वो उतने में फैल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, है ना, तो परफ्यूम क्या होते हैं बेटा, जैसे स्प्रे करा जाता है तो स्प्रे करने से जो स्मेल है वो पूरे में फैल जाती है। अब जितनी जगह उसे मिलेगी वो उतने में फैलती चली जाएगी। वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। समझ गए कि नहीं समझे? तो याद रखें, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड ऐसी स्टेट है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड ऐसी स्टेट है जिसका शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस में ना ही तो शेप फिक्स होता ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो इनके बिहार पे हम लोग देख सकते हैं, और बाकी डिटेल में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी 9th के लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, क्या सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, क्या इनको आपस में बदला जा सकता है? क्या आपने कहीं देखा है ऐसा होता हुआ? जी हाँ, ऐसा होता है। जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं, ये जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? इंटर कन्वर्टिबल। हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, हर एक चीज़ बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, है ना, बाय चेंजिंग
टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, मतलब इन स्टेट्स को चेंज करा जा सकता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे एरो यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। तो हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, गैस से वापस से लिक्विड भी बना सकते हैं, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड भी बना सकते हैं। आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं सॉलिड से गैस में आने के लिए पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, फिर देन गैस में आती हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको याद रखना है ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर सॉलिड से गैस बनाना है तो उनके बीच में लिक्विड स्टेट भी आती है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड से लिक्विड का बनाना, सॉलिड से लिक्विड, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप। आपने आइस देखा है, वाटर देखा है और वाटर की वेपर देखी है। ये तीनों क्या हैं? पानी की अलग अलग स्टेट हैं, वाटर की अलग अलग स्टेट है। अगर हम बात करें आइस की तो वो उसकी सॉलिड स्टेट है। अगर नॉर्मल वाटर की बात करें लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो हमारा भाई लिक्विड का एग्जांपल हो गया। अगर उसको बॉईल कर दिया जाता है तो उसकी वेपर बन जाती है, जो कि हमारे वाटर की गैस फेस को हमें दिखाता है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को लिक्विड कैसे बनाते हैं? आइस से हमें वाटर बनाना है, कैसे बनाएंगे? हम लोग उसको मेल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? मेल्ट कर देंगे। तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? मेल्टिंग। या फिर इसी प्रोसेस को हम फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्यूज़न बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल सकते हैं? फ्यूज़न बोल सकते हैं। आई बात समझ के नहीं आई? है ना? मेल्टिंग या फ्यूज़न हम इसको बोल देते हैं, समझे? अगर हमें अपोजिट करना है ना, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, वाटर से आइस बनानी है, तो हम फ्रीजिंग करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? फ्रीजिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीजिंग। या इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड की फॉर्मेशन होना। आई बात समझ के नहीं है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिक्विड को गैस बनाना है, पानी की भाप बनानी है, वेपर बनानी है। क्या करोगे? बॉइलिंग करोगे। क्या करोगे बच्चों? बॉइलिंग कर देंगे। बोलो हाँ के ना? ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? बॉइलिंग कर देंगे। या फिर इसको कहा जाता है वेपराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? वेपराइजेशन। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो भैया हमें उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसका एग्जांपल पहले भी पढ़ रखा होगा। जैसे कि हमारा जब खाना बनता है तो ढक्कन के ऊपर जो भाप बनती है, भाप उड़ उड़ के ढक्कन पे आती है, ओके, और ढक्कन पे आपने देखा होगा पानी जमा हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, वाटर वेपर आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, वापस से जुड़ती हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसको कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन या क्या कहा जाता है बच्चों? लिक्विफिकेशन। इसके बाद जो सबसे रेयर, सबसे कम देखने को मिलता है वो है सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। ठीक है, याद रखना, जो भी चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी वही चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते वो याद रखेंगे। इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको सब्लिमेशन, है ना? सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बन जाना सब्लिमेशन कहलाता है। और इसका अपोजिट गैस से सॉलिड बनना, इसको बच्चों नेगेटिव सब्लिमेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? नेगेटिव सब्लिमेशन। नेगेटिव सब्लिमेशन। और यू कैन से डिपोजिशन। क्या बोल सकते हो आप इसको? डिपोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? नेगेटिव सब्लिमेशन या डिपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया 99% मतलब काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि सॉलिड से अगर गैस बनाना तो बीच में लिक्विड स्टेट आएगी। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ज़्यादातर एग्जांपल सारे आपके इसके हो जाएंगे, लेकिन इसके एग्जांपल जो होते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ये हमारे होते हैं कैम्फर, है ना? सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, जिसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ड्राई आइस। देखा होगा भाई आपने शादी वगैरह में जो हमारे पार्टीज़ वगैरह होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं? धुआं उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब एंट्री होती है दूल्हा दुल्हन की तो क्या करा जाता है भाई? ड्राई आइस डाल दिया जाता है, जिससे धीरे धीरे वो क्या होती है? वेपराइज होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। धीरे धीरे वो डायरेक्ट सब्लिमेट होकर क्या हो जाती है? आपका
है ना, डिपोजिशन होता है उसका, सॉरी, है ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड CO2 है तो सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन होने से क्या होगा, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो उसकी वजह से ही वो धुएं वाला इफेक्ट क्रिएट होता है। आई बात समझ के नहीं? और भी एग्जांपल है आपके, जैसे कैम्फर, सॉलिड CO2, है ना, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, है ना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा इस यूट्यूब के वीडियो के। आई बात समझ के नहीं आई, है ना? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बात करी किसके बारे में कि भाई आज के लेक्चर में हमने बात करी है केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। केमिस्ट्री हमारी साइंस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, या हम कह सकते हैं मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस देखी जो हमें पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम लोगों ने क्या जाना, मैटर के बारे में जाना कि भाई मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरता है, ठीक है, और जिसका मास होता है वो मैटर होता है। मैटर के अलग अलग स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट भी हमने नाम सुने, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और लिक्विड गैस को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं, शेप और वॉल्यूम के हिसाब से। सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है। लिक्विड वो होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस वो होते हैं जिनका ना ही तो शेप फिक्स होता ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसे आप इनको पहचान सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, क्या हम इनको आपस में चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप इनको चेंज कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज करे जा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो आप इन स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, या वाइस वर्सा आप इसको गेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सभी प्रोसेस के नाम बता दिए आपको, ओके। मेल्टिंग और फ्यूज़न अगर हम करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बनाना, जब भी हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो उसको मेल्टिंग या फ्यूज़न कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं तो हमें फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, या इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन भी कहा जाता है। अपोजिट हम लोग देखें, अगर हम लोग लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं तो हम लोग बॉइलिंग करते हैं, जिसको वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, ओके। और जो गैस है, गैस से लिक्विड अगर बनाना है तो इसको कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बनाना है, वो भी हम लोगों ने जाना कि अगर हम सॉलिड से गैस बनाना चाहते हैं तो सब्लिमेशन करेंगे, और गैस से सॉलिड बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव सब्लिमेशन या डिपोजिशन कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सब्लिमेशन के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या है हमारे, कैम्फर है, सॉलिड CO2 है जिसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, आयोडीन, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में और गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं, जिसको सब्लिमेशन और नेगेटिव सब्लिमेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक की नहीं है बेटा? और भी हमारे क्या होता है, देखो आप लोग को अच्छे तरीके से NCERT को रीड करना है, उसके स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वो भी आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। उसके अंदर काफ़ी सारी बातें और आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको और उसमें से क्या क्या जानने को मिला, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको लोगों का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट्स जो हैं वो जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।